हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है या फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेलुलर रिस्पायरेशन का डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, जिसमें हमने आपको सेलुलर रिस्पायरेशन के जो 2-3 स्टेप हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और तीसरा स्टेप जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम दो जो स्टेप है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप उस सब स्टेप को नहीं देखें अभी आज तक, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। एक सीरीज से देखते हुए वीडियोज़ के चलिए, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसफर है एक चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है वो एक चेन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इस वर्ड से ही कुछ ऐसा ही मतलब निकलता है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग्स क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली है क्या। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये सीरीज ऑफ प्रोटीन क्लस्टर इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का एक क्लस्टर, एक गुच्छा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, खास करके उसके मैट्रिक्स हुए पोर्शन पर। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। तो जो ये प्रोटीन का एक क्लस्टर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो एक सीरीज के फॉर्म में, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन का टू प्रोड्यूस एटीपी, यह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉर द एनर्जी इन्वॉल्व ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यह ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में मदद करता है। इसमें NADH का यूज करता है, NADH एंड FADH2 फॉर्म ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, जो कि NADH और FADH2 जो कि फॉर्म्स हुए हैं क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से, तो वहाँ से इसमें ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है उसमें इसका यूज करते हैं। तो इतनी बातें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप, अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें, तो इसके इंट्रोडक्शन में ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बाय द एंड ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के एंड तक जाते जाते जो आपका ग्लूकोज था पूरी तरीके से वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। और एनर्जी नॉट रिलीज अंटिल NADH एंड H+, यानी कि जो एनर्जी रहती है वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाती NADH से और H+ से, या फिर DH2 और ऑक्सीडाइज जो कि FADH2 है, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है। यह एनर्जी जो रहती है ड्राइव इन हो जाती है ATP सिंथेसिस के लिए। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फिर व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम बात कर ले, तो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है। क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर ATP इज सिंथेसाइज्ड, यानी कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ATP जो है सिंथेसाइज होता है यूजिंग एनर्जी, जो कि एनर्जी को रिलीज यूजिंग एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस FADH2। तो ये जो रहता है इसी प्रोसेस के थ्रू यह जो रहता है ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो यह जो क्या है, एक सीरीज है ATP के यूज, इसमें ATP का यूज किया जाता है NADH प्लस H+ एंड FADH2 ऑक्सीडेशन के थ्रू। यह जो रहता है यह माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है या वहाँ से फॉर्म होता है। और इसके अलावा अगर हम इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें, तो इसमें ऑक्सीजन जो रहता है एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसमें ऑक्सीजन जो रहता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है। तो ये इतनी बातें हो गई इसमें व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसके अलावा अगर हम कुछ और पॉइंट की यहाँ पर बात करें, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली है क्या। तो इसमें NADH जो रहता है H+ एंड FADH2 रहता है डू नॉट डायरेक्टली कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यह जो रहते हैं पूरी तरीके से ऑक्सीजन से डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं पास हो जाते हैं थ्रू द सीरीज ऑफ कैरिज टू रिच ऑक्सीजन। जो रिच ऑक्सीजन रहते हैं उस सीरीज के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं पास आउट हो जाते हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नाम देते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन डोनर्स की बात करें, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जैसे
2NADH फॉर्म ग्लाइकोलिसिस, जो कि ग्लाइकोलिसिस से हमें मिलता है, जो आपका 2NADH रहता है। इसके अलावा कुछ आपके 8ANADH जो है, जो हमें क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं। और इसके अलावा जो 2ATP रहता है वो हमें क्रेब्स साइकिल से मिल जाता है। इसके अलावा 2ATP हमें ग्लाइकोलिसिस से मिल जाता है। और इसके अलावा जो हमने भी बताया कि 2NADH जो रहता है वह ग्लाइकोलिसिस से मिल जाता है। 8NADH जो रहता है वह क्रेब्स साइकिल से मिल जाता है। इसके अलावा 2FADH2 जो रहता है वो भी हमें क्रेब्स साइकिल से मिल जाता है। दीज मालिक्यूल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ETC, ये जो मालिक्यूल्स रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं फॉर द कंप्लीट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंप्लीट करने के लिए ये लोग अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो की मालिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम बात कर लें तो FMN जिसे फ्लियो प्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन वगैरह है, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेज रहते हैं उसमें मदद करते हैं। अभी हम आपको इजली से डिस्कस करके बताएंगे। इसके अलावा इसमें एक यूबिक्विनोन पाया जाता है। साइटोक्रोम B, C, A एंड A3, इतने साइटोक्रोम जो रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करते हैं। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, जैसे ये फ्लेवोप्रोटीन्स है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स है, यूबिक्विनोन्स है, साइटोक्रोम B, C, A एंड A3, ये जो चारों हैं ये इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, खास करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो अभी हम आपको सामने दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें कि ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं ये कॉम्प्लेक्सेज क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लें तो कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं यहाँ पर कुल मिलाकर 4 कॉम्प्लेक्स है। पहला कॉम्प्लेक्स ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स 4 है। कुल मिलाकर 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है। इसके अलावा जो बीच में छोटा सा सर्कल आप देख रहे हैं ये यूबिक्विनोन है। यूबिक्विनोन जो है वो सबसे बीच में है, तो हम उसको अभी आपको बता रहे हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन एक प्रकार का कोएंजाइम है, इसको आप जानते रहिए। कॉम्प्लेक्स A1 में क्या होता है, इसमें जो फ्लियो प्रोटीन्स रहती हैं, एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन, ये जितने भी कॉम्प्लेक्सेज हैं दीज आर द प्रोटीन। इसमें क्योंकि प्रोटीन का ही क्लस्टर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये प्रोटीन के ही सब बने रहते हैं। तो इतनी बातें याद रखिए कि ये सब प्रोसेस जो हो रही है माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन में चल रही है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 7 में FMN है। FMN का मतलब फ्लियो प्रोटीन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया। इसके अलावा यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन है और एक बीच में जो है कोएंजाइम या इसे यूबिक्विनोन नाम देते हैं। तो ये इसमें सेकंड स्टेप में, जब ये पहले स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं NADH से NADA प्लस निकला। इसके अलावा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्लस निकला। इसके यहाँ पर फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि जो यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन है, आयरन सल्फर प्रोटीन जो रहता है वह 2 भाग में डिवाइड होता है, सक्सिनेट और फ्यूमिरेट में। और फिर यहाँ से FADA प्लस रिलीज करता है, FADH प्लस H प्लस से FADA प्लस रिलीज करता है प्रोसेस। या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाते हैं, यहाँ पर साइटोक्रोम B प्लस जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसमें साइटोक्रोम C1 से होते हुए, साइटोक्रोम 1 से होते हुए फिर साइटोक्रोम C से जाते हुए फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जाने के बाद यहाँ पर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 बनता है और फिर फाइनल जो रहता है वो ऑक्सीजन जो रहता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये रिलीज होता है। तो इतनी बातें यहाँ पर आप समझिए। फिलहाल अभी हम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी बता दे रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, अभी हमने आपको 4-5 कॉम्प्लेक्सेज के बारे में बताया। लास्ट में जो ATP सिंथेसिस करता है ऑक्सीजन, उसको हमने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मान के चलिए 4 जो कॉम्प्लेक्सेज है उसको सबसे पहले हम आपको बता दें। कॉम्प्लेक्स 1 में हमने आपको बताया NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके अलावा एक यहाँ पर और फ्यूमिरेट भी पाया जा रहा था, तो आप यहाँ पर इसको देख लीजिए। और फ्यूमिरेट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सी डिरेक्टेज है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसमें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। कॉम्प्लेक्स 5 जो है ATP सिंथेसिस। ये सब कॉम्प्लेक्सेज हैं
और जिसका बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं इनका जो रोल रहता है वो कीमोऑस्मोसिस प्रोसेस में होता है। या कीमोऑस्मोसिस क्या होता है और एटीपी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसमें होता क्या कि मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन जो रहता है, हाइड्रोजन प्लस आयन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन रहती है उसमें हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, मूवमेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाता है और इसमें डाइवर्स होता है एटीपी सिंथेसिस जो होती है वह एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसमें 32 से लेकर 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखने को मिलते हैं। अब हम समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चल रही है। तो सपोज दैट ये कोई एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप देख रहे हैं कोई माइटोकॉन्ड्रिया है और यह इसकी मैट्रिक्स है, जो खांच बन रही है बीच का जो स्थान है या इसका मैट्रिक्स है। और इसके अलावा ये जो फोल्डिंग दिख रही है ये मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वह इसके इनर मेम्ब्रेन पे ही होती है। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसी मेम्ब्रेन पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही होती है। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें, जितनी प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है। अगर इसी इंटर मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा जूम करें तो जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें ये जो मेम्ब्रेन है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है ऊपर की तरफ है। तो ये जो है मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को जूम किया गया है, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस को चल रही है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 में हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्स 1 से जो रहता है वह एनर्जी यूबिक यूनियन में जाता है, यूबिक यूनियन से फिर कॉम्प्लेक्स सेकेंड में, कॉम्प्लेक्स सेकेंड से फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में किस तरीके से इसका लोकेशन था उसको हमने भी डिस्कस किया। तो इस तरीके से कुछ जो रहता है वह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ हमें देखने को मिलता है और फाइनल में हमें वाटर रिलीज मिलता है। और ये जो प्रोसेस है एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलती रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स है और इधर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये लिपिड बाई लेयर ये सब दिख रहे हैं, तो आप इसको समझते रहिए। इसके अलावा अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऑर्गेनाइज्ड इन 4 कॉम्प्लेक्स, इसमें चारों कॉम्प्लेक्स का नाम यहाँ पर है। कॉम्प्लेक्स 1 जो रहता है वह एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH या NADH से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स सेकंड रहता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH, या जो इलेक्ट्रॉन FADH को या एक्सेप्ट करता है जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन वाया साइटोक्रोम प्रोटीन। तो जो ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम प्रोटीन को बाइंड करता है, आप अटैच करता है। कॉम्प्लेक्स 4 जो है ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन दी फाइनल एक्सेप्टर की तरह वर्क करता है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें NADH जो रहता है, NADH एंड FADH जो रहता है डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो पासेज हो जाता है थ्रू दी कॉम्प्लेक्सेज 1 to 4 में, यानी एक से दूसरे में तीसरे से चौथे में ऐसे पास हो जाता है, जिसमें प्रोटॉन जो H+ आयन जो रहता है पंप्ड हो जाता है ऊपर की तरफ जो प्रोटॉन रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जो प्रोटॉन है वो पंप किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 से सेकंड को छोड़कर बाकी जितने सब लोग प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं। और इसमें फिर क्या होता है कि प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं, आयन पंप्ड टू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑक्सीजन जो रहता है एक्सेप्ट के लिए जाता है इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म वाटर, और ये वाटर को फॉर्म करते हैं ATP सिंथेसिस यूज प्रोटॉन फ्लो इनटू जनरेट ATP का जो सिंथेसिस हो जाता है और फिर प्रोटॉन फ्लो जो रहता है वो ATP को जनरेट करता है। जैसे टरबाइन के जैसे वाटर है, वाटर को अगर टरबाइन पे गिराया जाए तो वहाँ से हमें एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरीके से जो ये प्रोटॉन रहते हैं, ATP पर प्रोटॉन जब जाकर गिरते हैं तो फिर वहाँ से फिर ATP जनरेट होने लगती है। तो ये प्रोसेस हो गई। डायग्राम ब्रेकडाउन की अगर हम बात कर लें तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है NADH डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन H+ पंप्ड होता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है
वह NADH डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से प्रोटॉन जो रहता है पंप्ड होते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेकंड जो रहता है वह FADH डोनेट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं जनरेट होते डोनेट करते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की जो प्रोटॉन रहते हैं उनकी पंपिंग नहीं होती, यानी कि जो हाइड्रोजन रहती है उनकी पंपिंग नहीं होती। यहाँ पर सेकंड प्रो स्टेप पे आप देखेंगे तो सेकेंड स्टेप पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सेकेंड स्टेप पे कोई H+ आयन का पंप नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे भी आपको प्रोटॉन का पंप देखने को मिल रहा है, सेकंड पे नहीं थर्ड पे दिख रहा है, इसके अलावा फोर्थ पे दिख रहा है। तो साइटोक्रोम C यहाँ पर शो किया गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप इतनी बातें जानते रहिए। और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स थर्ड रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है वायर यूवी क्विनोन से होते हुए या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर हाइड्रोजन भी पंप किया जाता है। तीसरे नंबर पर फिर यहाँ पर हाइड्रोजन पंप होता है। चौथे में फिर ऑक्सीजन रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को। इसके अलावा फिर भी चौथे में भी फिर हाइड्रोजन पंप होता है और बाद में जाकर NTP सिंथेसिस हो जाती है। यूज ऑफ हाइड्रोजन ग्रेडियंट टू मेक ATP, यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होने की वजह से यहाँ पर ATP जनरेट होने लगती है। कुछ की टेकअवे की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन हो वह क्रूशियल रोल करती है ATP प्रोडक्शन में। ऑक्सीजन जो रहता है वह एसेंशियल है फॉर द प्रोसेस, और प्रोटॉन जो ग्रेडियंट जो रहता है वह ATP सिंथेसिस करता है। मोस्ट ऑफ दी बॉडी जो रहती है वह ATP जनरेट करती है थ्रू दी ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज वन इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द प्रीवियस वन, यानी कि जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अपने पहले से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को लिए रहते हैं, जिसके वजह से एनर्जी जो रहती है इलेक्ट्रॉन से यूज करके हाइड्रोजन को पंप की जाती है। ऑक्सीजन जो रहता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और लास्ट में सबसे वाटर हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ETC की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम लो रेडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रेडॉक्स पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह लो रेडॉक्स पोटेंशियल से और हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जाता है। और फिर द बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर हैज ए लो रेडॉक्स पोटेंशियल, जो लो रेडॉक्स पोटेंशियल वाला रहता है वह सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है। और ऑक्सीजन जो रहता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। इसके अलावा अगर हम ATP प्रोडक्शन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो 70% जो ऑक्सीजन जो रहता है वह कंज्यूम हो जाता है बाय द सेल यूज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP, यानी कि ATP को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो रहता है वह 70% ऑक्सीजन जो सेल्स रहती है वह उसे कंज्यूम कर लेती है। इसके अलावा ATP जो रहती है जनरेट हो जाती है वाया द प्रोटॉन ग्रेडियंट वाया ATP सिंथेसिस एक्टिवली। और यह जो रहता है हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अकरिंग द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर देखने को मिलती है। कोई ओवरऑल समरी एंड कैलकुलेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो फाइनल स्टेज है सेलुलर रेस्पायरेशन का, यानी कि यह जो सेलुलर रेस्पायरेशन का आखिरी स्टेप है। NADH और FADH टू डोनेट इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग एन हाइड्रोजन ग्रेडियंट, जो कि हाइड्रोजन ग्रेडियंट के रूप में NADH और FADH जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करते हैं फॉर द प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रोजन पंप। ATP जो रहती है एसेंसिस होती है यूज्ड दिस ग्रेडियंट टू प्रोड्यूस ATP। और ऑक्सीजन जो रहता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फार्मिंग, जो कि वाटर के फार्मिंग में मदद करता हो। तो ओवरऑल हम बात करें तो अगर यहाँ से पूरी टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, अगर यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके के लिए कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।